नमस्ते। आज से हम लोग आपके सामने एनडीसी क्लासेस के माध्यम से आगे आगामी 40 दिनों की जो भी सेकंड ग्रेड की रणनीति रहेगी ऑब्जेक्टिव की, वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि ये 40 दिन अपना तन मन धन से लग जाइए और जो भी गलती आपने पहले की है उसे वापस रिपीट ना करें। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन 1.5 आवर्स में, इन 1-1.5 घंटों में हम आपको इतना अच्छा रिवीजन कराएंगे कि आपको वहाँ एग्जाम में इको करेगी कुछ चीज़ें। अगर आप हमारा साथ देते हैं और रेगुलरली रोज़ 3 बजे अगर आप इस क्लास को देखते हैं रिवीजन की, तो हमारा आपसे वादा है कि आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पेपर में हूबहू छपे हुए मिलेंगे। देखो 100% का तो हम वादा नहीं कर सकते क्योंकि 100% के वादे में गड़बड़ हो जाती है, तो 90% हम कह सकते हैं कि हम यहाँ से जो रिवीजन करेंगे वो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए इसी के साथ आज से शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के रिवीजन की, जीके वाले सेक्शन की। तो चलिए आज से अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका शेड्यूल आया हुआ है आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए अब पहला क्वेश्चन देखिए। देखो पैनिक मत होना, ये 40 दिन में अगर जो भी बच्चा पैनिक हो जाएगा ना, पैनिक होने का मतलब है कि जो डर जाएगा या जिसको एंजाइटी अटैक्स आएंगे, तो जिसको भी पैनिक और एंजाइटी अटैक्स आएंगे वो इन 40 डेज के अंदर घबराहट की वजह से मर जाएगा। तो घबराना नहीं है आपको, दुर्योधन मोड पर नहीं जाना है। पैनिक होने का मतलब है आप दुर्योधन मोड पर जा रहे हो। अगर आप एंजाइटी अटैक पे जा रहे हो तो आप दुर्योधन मोड पे जा रहे हो। नहीं, आपको पैनिक नहीं होना है। आपको सिंपल आपको अपने शरीर को ये कहना है, अपने दिमाग को बार बार ये कहना है कि नहीं 40 दिन है तो क्या हुआ, हम कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी है, तो आपको बार बार रिवीजन करने से क्या हो जाएगा, इको हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इन 40 दिनों के अंदर ना सिर्फ पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी से पढ़ना है और अपने शरीर में दिमाग को बहुत संभाल के रखना है। पूरे शरीर में ये छोटा सा 1450 सीसी का दिमाग ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी की परिस्थितियां बदल सकता है। अगर आप ज़्यादा पैनिक हुए तो आप तनाव में आ जाएंगे और आप सब कुछ बिगाड़ देंगे। अब बीएड में हम पढ़ते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हुए इन 40 दिनों में कूल एंड काम रहिए और ढंग से रिवीजन कीजिए। 1-1.5 घंटा रिवीजन कीजिए, बहुत है। देखो जीके में कोई आपको 100 क्वेश्चन तो सही नहीं करके आना है, आपको 40% स्कोर करना है। और 40% स्कोर वही करेगा जो बहुत कूल एंड काम होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने हड़बड़ी करी तो वो 40% में नेगेटिव हो जाएंगे और आप फिर से अपना सेकंड पेपर चेक नहीं करा पाएंगे। तो मेरी पहली सीख आपको यही है कि बहुत कूल एंड काम रहे ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम कर सके। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ और आपको पहले क्वेश्चन की तरफ ले जाती हूँ। तो देखो पहले क्वेश्चन, सबसे पहली चीज़ जो एग्जाम के लिए आपको सीखनी होगी आज से, वो ये है कि आपको एग्जाम अटेंड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसका भी पहला ये मोटो है कि आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना होगा। कई बार होशियार बच्चे भी क्वेश्चन गलत पढ़ने की वजह से स्कोर में पीछे रह जाते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। निम्न में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले या जिला सुमेलित नहीं है? अब ये नहीं है ना, इसको मेरी लैंग्वेज में गंधारी मोड कहते हैं। क्यों कहते हैं गंधारी मोड? के जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो ये नहीं जो होता है ना वो आपको दिखता ही नहीं है। आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और ये सब कुछ दिखता है लेकिन नहीं दिखता। तो आप यहीं से प्रैक्टिस करें कि जिस भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ होगा आप पहले उसको क्या कर लेंगे, गोला कर लेंगे, गंधारी मोड में नहीं जाएंगे। अब इस पूरे पैटर्न पर आपको एलिमिनेशन लगाना है, जो गलत है उसको आउट करना है। तो आप सबको पता है शिवी चित्तौड़ सही मैच है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा आपको पता है जांगल देश बीकानेर, सब पढ़ते आए हैं, बीकानेर को जांगल प्रदेश कहते हैं। अर्बुद सिरोही आपको भी पता है, आबू अर्बुद सिरोही है। तो जो गलत है वो कौन सा पेयर गलत है, ये पेयर गलत है। तो आंसर क्या होगा, सपादलक्ष, सीकर और झुंझुनू। तो फिर सपादलक्ष किसको बोलते हैं? तो अगर आप राजस्थान के मैप को बहुत गौर से देखें, ये देखिए बन गया हमारा मैप। तो लगभग ये हिस्सा जो मेवाड़ वाला रीजन है, उस मेवाड़ वाले रीजन को ही अपन क्या कहते हैं, सिवी। और उसी मेवाड़ में से उठा के आपको यहाँ चित्तौड़ दिया है। इधर आपके पास ये वाला हिस्सा है, बीकानेर वाला जो हिस्सा है, इसी हिस्से को बोलते हैं जांगल प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान वाला। फिर आप देखिए कि अर्बुद, जहाँ पे आपको अरावली पर्वतमाला, आबू का पठार, ये सब दिखते हैं, आबू सिरोही, वो सब जगह कौन सी है, सिरोही है। जहाँ पर सांभर है, यहाँ सांभर वाली जगह क्या कहलाती है राजस्थान में, सपादलक्ष। तो पहले क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे साथ पढ़ते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, चाहे मैं हूं चाहे आप।
अब देखिए राजस्थान में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर, हड़बड़ाहट मत कीजिए, यहाँ पे डिफरेंस अंतर पूछा है आपसे तो आप सबको पता है। देखो ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। अब देखो सब लोग याद करवा देते हैं धनाधन। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, राजस्थान की लंबाई कम है चौड़ाई ज्यादा है। देख लिया करो राजस्थान में सब लोग मोटे हैं, सबके पेट का घेरा कितना बड़ा है, हर एक राजा की फोटोग्राफ देख लेना तो बेसिकली उससे भी याद हो जाता है कि राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है। तो राजस्थान ईस्ट से वेस्ट 869 किलोमीटर है और राजस्थान नॉर्थ टू साउथ कितना है 826 किलोमीटर है। अब आपको डिफरेंस करना है तो इसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करने पे कितना आएगा आपके पास 43 किलोमीटर। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़े, चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इन क्वेश्चंस पर भी ध्यान रखना। देखो जब एग्जामिनर क्वेश्चन डिजाइन करता है ना तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन डिसाइडेड होते हैं, जैसे नहीं के क्वेश्चन, जैसे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हो तो कई बार आप पता है क्या करते हो, कंपटीशन से आउट हो जाते हो। कंपटीशन जनरल एकेडमिक्स का एग्जाम नहीं है। जनरल एकेडमिक्स के एग्जाम में सबको सिंपल क्वेश्चन दिए जाता है, आंसर लिखना होता है, लेकिन कंपटीशन में एग्जामिनर जो होता है वो अपनी साइकोलॉजी से इस प्रकार के क्वेश्चन सेट आउट करता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि अगर आपने वो गलत किए या सही किए तो उससे आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड होता है। अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करके आएंगे आप कंपटीशन से आउट। अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत करके आएंगे जो कि सिलेक्शन डिसाइडेड क्वेश्चन है तो आप हो सकता है कट ऑफ से 1-2 नंबर पीछे रह जाए। कई बार सुना होगा कि मेरा तो 1-2 नंबर से रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उन्होंने उस क्वेश्चन को गलत किया जो वाकई में 1-2 नंबर से कम रह गए थे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, अब आपको ट्रू निकालना है कि कौन सा ट्रू है, यानी कि कोई 3 फॉल्स होंगे, वो 3 फॉल्स पकड़ लो आपका ट्रू निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इधर देखें, उल्टा बढ़े हमेशा। क्षेत्रफल की इसको बहुत गौर से देखें, 342 239 होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा कितना है 339। ये देखें स्वैपिंग की गई है। स्वैपिंग को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं आपको समझा देती हूँ। बदला गया है, 239 है, इसको क्या कर दिया गया है 329। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब आपका आंसर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको पैदल राजस्थान घूमना है, इसकी पेरिफेरी पर, परिधि पर राजस्थान घूमना है, तो ये यहाँ से शुरू करते हैं और वापस कहाँ खत्म करते हैं, इसी जगह पर अपन अगर खत्म करें तो ये टोटल जो सीमा आएगी वो कितनी आएगी 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। तो ये जो 5920 किलोमीटर है ये करेक्ट है। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। फिर ये कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण, अभी मैंने आपको बताया था एक बहुत सिंपल सी, अगर किसी बच्चे को याद भी नहीं हो ना कि राजस्थान का फिगर ऐसे ऐसे कैसे है, तो याद रख लेना कि राजस्थान लंबाई में कम है, मोटाई में ज्यादा है। तो 869 है ही नहीं, ये 826 है। अब आपके सामने आंसर है, चाहे आपको पता है चाहे आपको नहीं पता है, वो आंसर है आपका फर्स्ट, कि इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। पतंग है जिसका शेप बिगड़ा हुआ है। आई बात समझ में? जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि देखो जनरली पतंग ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसी होती है पतंग, लेकिन राजस्थान की पतंग बिगड़ी हुई है। शेप कैसे बिगाड़ा है, देखो राजस्थान की पतंग ऐसी है, ये देखो बिगड़ी हुई पतंग है, इसलिए कैसा चतुर्भुज है, विषम कोण चतुर्भुज। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चलते हैं, लेकिन इस चीज से एक सीखना, इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जितना आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे उतना आप सुखी रहेंगे, उतने नेगेटिव की चांसेस क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। जितना आप डायरेक्ट फायर करेंगे, सीधा उतर जाएंगे क्वेश्चन में, उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस या नेगेटिव होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। आपको हमेशा जांच परख कर क्या चलना होगा, आगे चलना होगा। चलो आगे चलते हैं, 3 क्वेश्चन किए हैं हमने। अगला क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से, देखो फिर से गोला कर लेना, नहीं लगती है। ठीक है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मैं बताऊंगी ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों अच्छा है। पहला पेयर देखो, झालावाड़ और प्रतापगढ़। झालावाड़ और प्रतापगढ़ तो घुसे हुए एमपी में, एकदम चिपके हुए एमपी से, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक बात आज यहाँ से सीख लो, आज पहली क्लास से सीख लो कि जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा सत्य है, असत्य है, नहीं है, इनमें हमेशा कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, एलिमिनेशन। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करोगे, अदर ऑप्शन को एलिमिनेट, बाहर निकालते जाओगे,
ताकि आपका नेगेटिव का चांसेस कम रहे। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस को आपने डायरेक्ट अप्रोच कर लिया तो एग्जामिनर तो चाहता ही यही है, वो गाना सुना है ना वो कहानी सुनी है ना, बहेली आएगा जाल बिछाएगा, बस आपको जाल में फंसना नहीं है। अब आगे देखो, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। अब पता है बांसवाड़ा का तो फिर भी हम अनुमान लगा लेते हैं कि एमपी के साथ होगा, लेकिन भीलवाड़ा का हमें क्या नहीं लगता, अनुमान नहीं लगता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा की एक बहुत छोटी सी सीमा है, एकदम पतली सी, जो जाकर किसके टच होती है, एमपी के टच होती है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने ये पूछा है कि कौन सी नहीं लगती है। फिर देखो डूंगरपुर और भरतपुर। अब सोचो डूंगरपुर किधर की साइड है, आप करौली और कोटा को देख लेते हैं पहले, सी ऑप्शन को। करौली और कोटा, करौली और कोटा दोनों एमपी के साथ क्या लगाते हैं, बाउंड्री लगाते हैं। लेकिन कौन एमपी के साथ बाउंड्री नहीं लगाता, भरतपुर नहीं लगाता। भरतपुर लगाएगा यूपी के साथ, और डूंगरपुर किसके साथ लगाएगा, गुजरात के साथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए अच्छा याद रखना होगा। क्यों, क्योंकि इसके दो ऑप्शन बी और सी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। ये बहुत प्यारे सेट किए गए ऑप्शंस है। तो आगे चले तो आपने सीख लिया होगा कि हमें जब भी पढ़ना होगा तो हमें एकदम ब्रेन को एक्टिव करके सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। देखो पैसिव मोड में कभी भी एग्जाम नहीं होता, एग्जाम हमेशा एक्टिव मोड में होता है। पता है बच्चे एकदम सुस्ती से जाते हैं, मर के एग्जाम पेपर में जाते हैं, ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर होता है, फिर और ब्रेन को पैसिव कर देते हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे कई बार रह जाते हैं ना, वो अपने पैसिव मोड की वजह से रहते हैं। तो पैसिव मोड से हटने का एक ही तरीका है कि आप खूब पानी पिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज व्यायाम किए, योगा कीजिए, ताकि आपका ब्रेन क्या हो, एक्टिव हो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। ये तो एकदम, मैं बोलूँ राजस्थान का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये क्वेश्चन ना आता हो। इसने क्या लिखा है, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। बेसिकली आपको ऐसे जिलों का ग्रुप पता करना है जो ना तो इंटरनेशनल और ना इंटर स्टेट, दोनों बॉर्डर पे नहीं है, जो अंदर है, अंदर की तरफ मौजूद है। अब इसमें भी आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे। अगर कोई एक भी ऐसा दे दिया जो कि बॉर्डर पर स्थित है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी। यहाँ पे आपको हड़बड़िया वायरस नहीं लाना है, धीमे धीमे बढ़ना है। देखो टोनी कक्कड़ का गाना सीरियसली ले लेना चाहिए पढ़ाई के मोड पर, स्लोली, वो यहाँ काम करता है। अब पहला ग्रुप देखिए, प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा और राजसमंद। ये क्यों आउट होगा, देखो प्रतापगढ़ अभी अपन पिछले ऑप्शन से देख के आए हैं, एमपी पर है, नहीं होगा आपका आंसर। एमपी से बॉर्डर लगाता है, देखो इंटर स्टेट लग रहा है। बांसवाड़ा किससे लगवाएगा, गुजरात से लगाएगा। तो दो ऐसे हैं जो एक इंटर स्टेट पे पड़े, हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर। उससे आगे बढ़ते हैं, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। फिर अगले पढ़ो, करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर, टोंक। इसमें आ गया करौली, एमपी पर मौजूद है। इसमें आ गया धौलपुर, जो कि किस पर स्थित है, यूपी पर। तो इन तीनों को एलिमिनेट कराने के बाद परफेक्ट आपके पास क्या बचेगा, सी ऑप्शन, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। तो वो बच्चे, अब देखो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर में कई बार याद की हुई चीजें इवैपोरेट हो जाती है। जैसे तेज धूप पड़ती है तो पानी नमक में, पानी में से नमक क्या हो जाता है, इवैपोरेट हो जाता है ना। वैसे इवैपोरेशन ऑफ मेमोरी भी होता है, मेमोरी का भी, याददाश्त का भी वाष्पीकरण होता है। कब, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो। तब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा वो ऑप्शन पकड़ो जिसमें सारे के सारे अंदर ही स्थित है या कोई एक बाहर स्थित है। अब इन तीन ऑप्शन में से एक एक बाहर स्थित है, तो आप कंफर्म हो कि आपका क्वेश्चन क्या, आंसर क्या है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो ये तरीका भी आपने सीख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, अब बहुत हो गया रेड। अब अगला देखते हैं। अब ये पूछ रहा है फिर से, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की आदत आज से डालें, आपको जरूर एग्जाम में क्या होगा, फायदा होगा। अब अगला देखिए, जोधपुर में मल्लानी रायोलाइट्स पर मारवाड़ महासन सैंडस्टोन विषम विन्यासी ऊपरी श्रेणी शैल है, यह किस प्रकार का विषम विन्यास कहलाता है। अब देखो एग्जामिनर बहुत होशियार होता है, वो कुछ क्वेश्चन एग्जाम पेपर में ऐसे देता है जिस पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, बट फिर भी पता नहीं क्यों एग्जामिनेशन हॉल में हम ऐसे मोड पे चले जाते हैं कि हमें ये लगता है कि हम तो वीर पुरुष हैं, एकदम महाराणा प्रताप की तरह, और सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, मैं भी आपको इसका आंसर बताने में सक्षम नहीं हूँ, ये सुन लीजिए आप, मैं भी नहीं बता सकती। मैंने भी बहुत बुक्स पढ़ी है, सक्सेना की पढ़ी है, हरिमोहन सक्सेना की पढ़ी है, तिवारी की पढ़ी है, रामलोचन सिंह की पढ़ी है, वीसी मिश्रा की पढ़ी है, सबकी पढ़ी है, लेटेस्ट एचडी सिंह भी पढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि जिस बुक से ये उठा है वो मेरे सिलेबस में मैंने कभी पढ़ी नहीं है।
तो ये एग्जामिनर के पास कोई कोर गंदा सा एकदम क्रूशियल डाटा है। इस क्रूशियल डाटा को अगर आप अटेंड करते हो तो आप निश्चित क्या लेकर जाएंगे, नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना होगा, लेफ्ट आउट, छोड़ना होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, छोड़ना होगा। तो समझ गए, पर फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है असम विन्यास। पर आप इस क्वेश्चन से एक चीज सीखेंगे कि ऐसी जो नो बॉल होती है ना, क्रिकेट में कुछ बॉल ऐसी होती है ना जिनको ना तो 4 मारना होता है ना 6 मारना होता है, तो ये नो बॉल वाले क्वेश्चन है जिन पर आपको कोई हाथ नहीं लगाना। अगर आपने हाथ लगाया तो आप नेगेटिव लेकर जाएंगे। तो जो सही किए हुए क्वेश्चन है उसमें से आपका -1/3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इनको अटेंशन पे नहीं करनी है, इनको बाहर से बाय बाय बोल देना। तो इसका आंसर तो असम विन्यास है, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आपको उसे छोड़ना होगा। चलो आगे चले, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूजन का घर होता है कई बार ऐसे क्वेश्चन। बांगड़, अब राजस्थान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो राजस्थान की जो भी ज्योग्राफी है ना, उसे लोग कह देते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। मैं भी मानती हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी डिफिकल्ट है। पता है क्यों डिफिकल्ट है? कभी सोचा है? आज तक 1000 लोग जीके पढ़ाते आए हैं, लेकिन वो कभी बताते हैं, इस चीज का आंसर देते हैं कि राजस्थान का ज्योग्राफी क्यों डिफिकल्ट है, वर्ल्ड और इंडिया की क्यों इजी पड़ती है? मैं बताऊंगा आपको, एक बहुत सिंपल सा आंसर है। आप वर्ल्ड और इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, तो उस पर रीजनल डायलेक्ट्स हावी नहीं होते, क्षेत्रीय भाषाएं हावी नहीं होती उन पर जो ज्योग्राफी की भाषा है वही भाषा क्या रहती है, हावी रहती है। लेकिन जब आप राजस्थान का भूगोल पढ़ते हो ना, तो उस पर क्षेत्रीय भाषाएं बहुत प्रभाव डालती है, और वो क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण आपको एक ही चीज के 3 अलग अलग नाम याद करने पड़ते हैं। जैसे आप देखो पलाया, आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। पलाया, ज्योग्राफी में पलाया क्या होती है कि जो 2 बालू का स्तूप है उनके बीच की भूमि है, उसमें जब बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वो जो झील बनेगी वो पलाया है। अब इस पलाया के राजस्थान के हर अंचल में नाम अलग अलग है। अब इस पलाया को आप पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में रन कह रहे हो, इसी पलाया को आप शेखावटी क्षेत्र में सर सरोवर कह रहे हो। तो अब आई बात समझ में, मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं आपको सिंपल एक चीज बता रही हूँ कि राजस्थान के अंदर ज्योग्राफी कई बार डिफिकल्ट हो जाती है। डिफिकल्ट किसकी वजह से हो जाती है? रीजनल डायलेक्ट्स, क्षेत्रीय भाषाओं की वजह से। यही वो क्वेश्चन है। अब कई बार बच्चे के दिमाग में ओवरलैपिंग होती है, बांगड़ और वांगड़। अब देखो, परेशान मत होना। वांगड़ का मतलब होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांगड़ में आते हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू और एक यहाँ लिख नहीं रखा है, नागौर। और इस साल आपको ये चारों याद रखना है, स्पेशली इंपॉर्टेंस है नागौर की। आपको याद रखना होगा कि बांगड़ में सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर ये चारों शामिल है। लेकिन कौन सा शामिल नहीं है? राजसमंद शामिल नहीं है। देखो इसने यही पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है। आई बात समझ में? तो इस बार अगर वो ये पूछे कि कौन सा शामिल है और इन तीनों को गायब कर दे और एक ऑप्शन में नागौर दे दे, तो आपको किस पर टिक लगा के आना होगा? नागौर। और बहुत ज्यादा संभावना है, देखो कुछ इंट्यूशन भी होता है, तो इतने सालों का अनुभव है कि बांगड़ में अब वो आपको सीकर, चूरू, झुंझुनू देकर नहीं पूछने वाले, वो आपसे पूछेंगे कि क्या नागौर बांगड़ का हिस्सा है या नहीं है। तो याद रखना, मेरी तरफ से आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया जा रहा है जो आपको याद रखना है कि बांगड़ के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर शामिल है। चले आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? अब ये पता है आपको, ये क्वेश्चन मॉडिफाइड हो सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है। और मॉडिफाइड होकर कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा? अभी एक हंगामा बहुत चल रहा है, राजस्थान में नए जिले बने है ना, और सबको ये लग रहा है कि ज्योग्राफी बदल जाएगी। अरे भाई क्यों बदल जाएगी ज्योग्राफी? थार जाए वही रहेगा, ज्योग्राफी नहीं बदलेगी। जिले थोड़े घट बढ़ सकते हैं। चलो पहले 12 आते थे थार में, तो अब 16 हो जाएंगे, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं होना ना। तो ये गलत शब्द है कि ज्योग्राफी बदल जाएगी, ज्योग्राफी नहीं बदलने वाली। अगली बात समझ में, ज्योग्राफी तभी बदलेगी जब बहुत ज्यादा प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी तब, वरना ज्योग्राफी नहीं बदलने वाली। अब ये कह रहा है बालू का स्तूप मुक्त है। अब ये मॉडिफाइड होकर कैसे आंसर आ सकता है? आप सबको पता है कि पूरे थार के अंदर एक जगह ऐसी है, एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है। त्रिकोण के इस हिस्से पर पोखरण है, त्रिकोण के इस हिस्से पर फड़ोदी है और त्रिकोण के इस हिस्से पर बालोतरा है। देखो अगर राजस्थान के लोग, रहने वाले लोग अगर थोड़े भी दिमाग से बहुत अच्छे होते ना, तो शायद आज मैं आपको कह दूं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला स्टेट राजस्थान होता। राजस्थानी लोग मेहनती तो बहुत है, लेकिन कई बार मेहनत करते करते वो अपने दिमाग को क्या कर देते हैं? फ्रस्ट्रेट कर देते हैं
और यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट भी उनका खराब हो जाता है। आपको ये नहीं है कि आपको सिर्फ रट्टाफिकेशन करना है या सिर्फ रट्टा मारना है, नहीं, आपको दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पढ़ना है, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं है। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। मैं फिर से कह रही हूँ आपको कि ये जो क्रूशल स्टेज है, ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ये इतना ज़बरदस्त है कि हम राजस्थानी पूरे भारत का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला स्टेट बन सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस पूरे के पूरे एरिया के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये ऑयल और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। दूसरा, सोलर एनर्जी का हब है। तीसरा, लाठी सीरीज, पानी चाहिए, मरुस्थल में पानी छुपा रखा है। प्रकृति इतनी बदमाश है कि उसने ऊपर तो पानी दिया ही नहीं है, लेकिन नीचे छुपा के रखा है। वो कह रही है खोदो और निकालो। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है। किसके लिए बेस्ट है? इंडस्ट्री के लिए। और अगर पूरे भारत को ग्रो करना होगा तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी देंगे हम, ऑयल एंड नेचुरल गैस देंगे हम, सोलर एनर्जी देंगे आपको, और इन सबको चलाने के लिए पानी चाहिए, जो हम कहाँ से ले लेंगे? लाठी सीरीज से ले लेंगे। तो इस हिस्से की इतनी इंपॉर्टेंस है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इस साल क्यों आ सकता है मॉडिफाइड होकर? क्योंकि फलोदी और बालोतरा को क्या बना दिया गया है? नया जिला बना दिया गया है। तो जो यहाँ पे आपको फलोदी और पोखरण दिख रहा है ना आंसर, उसकी जगह फलोदी और बालोतरा हो जाएगा। ये मॉडिफिकेशन होगा, 100% होगा। जब पेपर आए ना तो मुझे याद कर लेना, यहाँ पे वो आपको मॉडिफाइड करके देंगे फलोदी और बालोतरा, और यहाँ पे लिख के देंगे निम्न में से कौन सा नवीन जिला क्षेत्र बालू का स्तूप से मुक्त है, और आंसर ये होगा फिर उसका फलोदी और बालोतरा। जो दिया गया क्वेश्चन है उसके अनुसार फलोदी और पोखरण, जो बन सकता है उसके अनुसार फलोदी और बालोतरा। समझ आया? अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको क्वेश्चन क्या करना होगा? बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। देखो, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच, अब पहले तो शब्द ही नहीं समझ में आता उच्चावच क्या होता है, तो जो भी अगर कोई एक आधा इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है तो उसको मैं बता दूं उच्चावच का मतलब होता है रिलीफ इंग्लिश में, और हिंदी अगर शाब्दिक अर्थ देखें उच्चावच का तो इसका मतलब होता है धरातल। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि भारत के कौन से ऐसे भौतिक स्वरूप है जिसका कुछ भाग, जिनके कुछ सब डिविजन कहाँ पड़े हैं? राजस्थान के हिस्सों में पड़े हैं। आ गई बात समझ में? तो आप दिमाग से गौर लगाओ। आप सबने पढ़ा है अरावली पहले से मौजूद थी, हिमालय बनने से पहले अरावली मौजूद थी, तो अरावली तो नहीं हो सकती। और थार तो एकदम नया अवतार है, पूरे के पूरे ज्योग्राफी के अंदर थार तो क्या है? नई चीज है। तो फिर वो कौन से 2 हिस्से हैं जो भारत के भौतिक स्वरूप है और राजस्थान का भी हिस्सा है? तो पहला उत्तरी वृहत मैदान, पहला कौन सा है? उत्तरी वृहत मैदान, और दूसरा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? ए। उत्तरी वृहत मैदान का ही हिस्सा जो राजस्थान में पड़ा रहता है वो है पूर्वी मैदान। क्या है वो? पूर्वी मैदान। और प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा जो राजस्थान में पड़ा रहता है वो कौन सा है? हाड़ौती का पठार। तो 9 क्वेश्चन तक आपको सही सही समझ में आया? जो मॉडिफिकेशन हो सकते थे, कैसे सॉल्यूशन करना। देखो ये क्लास सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको बस जनरली क्या बताया जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं। मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे कैसे प्रेशर हैंडल करते हुए, दिमाग को एक्टिव रखते हुए, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हुए अपने आप को क्या करना है, आगे ले जाना है। देखो ऐसे मौके जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते, ये गोल्डन चांस है। इन 40 दिनों में पूरे के पूरे ब्रेन को एक्टिव मोड पर लाइए, परीक्षा को अटेंड करने का तरीका सीखिए। अगर आप एक बार सीख गए परीक्षा को अच्छा अटेंड करने का तरीका, तो फिर आप चाहे कम भी पढ़े लेकिन अटेंड करना आएगा ना, तो आप स्कोर क्या कर पाएंगे? उस हद तक ले जाएंगे जिस हद तक ले जाना चाहिए। कई बार पता है बच्चे पढ़ते बहुत है लेकिन स्कोर नहीं होता, और कई बार बच्चे पढ़ते कम है लेकिन स्कोर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनको परीक्षा में पेपर क्या करना होता है? अटेंड करना आता है। तो बेसिकली ये क्लासेस से आप अटेंड करना भी सीखेंगे, जो कि बहुत कम लोग सिखाते हैं। मुझे मेरे सर ने सिखाया था, मैं आपको सिखा रही हूँ, और ये मौका मुझे सर ने दिया है एनडीसी क्लासेस के माध्यम से। तो मैं चाहती हूँ कि आप जब भी मेरी क्लास ऑन एयर हो तो आप जुड़े। चले अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सबसे बढ़िया होती है मैच द फॉलोइंग, मतलब फ्री के नंबर है मैच द फॉलोइंग। अगर कोई एक भी ढंग से मैच कर दिया तो आपकी क्या हो जाएगी? बल्ले बल्ले। तो अब देखिए आपको मैच करना है, सुमेलित करना है। अब देखो उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, आपको उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र से जिला मैच करना है। तो इन सब जिलों को गौर से देख लेना कि इधर कौन कौन से दे रखे हैं। फिर देखो अरावली का मध्यवर्ती भाग, फिर लिखा हुआ है भोराट का पठार, फिर लिखा हुआ है दक्षिणी अरावली क्षेत्र।
अब ये जो डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं इनमें पहले श्योरिटी पक्की करो कि कौन से में ये तो बिल्कुल होगा ही होगा। तो आपको पता है कि दक्षिणी अरावली में क्या होगा, सिरोही, तो डी के साथ 4 मैच करो, लेकिन डी के साथ 4 मैच करने पर आपका आंसर नहीं आता। तो बेसिकली एक चीज आपको पता चल गई कि डी कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ो, भौराट क्षेत्र, सब पढ़ते आए हैं कि भौराट क्षेत्र में कौन है, उदयपुर है, यानी कि सी में क्या होगा, फर्स्ट, सी में फर्स्ट। अब देखो चमत्कार हो गया ना, ये दोनों ही ऑप्शन क्या नहीं हो सकते, आंसर नहीं हो सकते, तो सीधा आपने आंसर कौन सा निकाल लिया, सी। इससे आपका टाइम बचेगा और कंपटीशन में जितना आप टाइम बचाओगे उतने आप क्या रहोगे, फायदे में रहोगे। क्यों फायदों में रहोगे, क्योंकि जिस भी जगह पर आपको कंफ्यूजन होगा वहां आपको पॉज लेना होगा, तो यहाँ जहां आपने टाइम बचाया वहां आप टाइम को क्या कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे। तो चले आगे चलते हैं। अब बता देते हैं अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर और उत्तर पूर्वी अरावली का क्षेत्र क्या होगा, अलवर। आगे बात समझ में, चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ो। मैं बार बार ये आपके दिमाग में डालती भी जाऊंगी कि आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। देखो, कौन सी पर्वतीय श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित कर रही है। बेसिकली वो आपसे ये पूछ रहा है कि हु इज द डिवाइडर, कि किसने बांटने का काम किया राजस्थान का। तो आप बचपन जिस दिन से जी के पढ़ना शुरू करें हैं शायद उस दिन से समझ गए होंगे, किसी को भी बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप सामने बताया हो। ये देखो, ये दीवार है हमारे पास, वो अमिताभ बच्चन की वाली दीवार नहीं है, ये अरावली की दीवार है। और ये अरावली की दीवार क्या करती है, इधर तो पश्चिमी राजस्थान कर देती है और इधर क्या कर देती है, पूर्वी राजस्थान। तो अब याद रखना कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के बीच में अमिताभ बच्चन की दीवार तो नहीं है, पर अरावली की दीवार है। तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा आपका, अरावली। आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन देखो, 12th नंबर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको रुकना है, मैंने कहा था ना जहां पर भी आप क्या करोगे, टाइम बचाओगे, वो टाइम लगाओगे का असर्शन रीजन के क्वेश्चन में, जहां आपको कथन पढ़ने होंगे वहां पे टाइम स्पेंड करोगे। अब देखो ध्यान से पढ़ना, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। अभी हम देख के आए हैं, वो दीवार है तो वो क्या करेगी, मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकेगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर कह रहा है कि अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, मतलब खूब सारे खनिज भरे पड़े हैं अरावली में। हाँ भरे पड़े हैं, ट्रू। फिर देखो, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। अब आपको यहाँ सावधान हो जाना है, बिल्कुल प्रभावित है। जो मॉनसून की जो हवाएं हैं, साउथ वेस्ट दक्षिण पूर्वी मॉनसून है, ये देखिए ये अरावली है, इधर से विंड्स आती है, इधर से मानसून की हवा आती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवा। वो दक्षिण पश्चिम मानसून की हवा जब अरावली से होकर गुजरती है तभी राजस्थान में वर्षा के वितरण को और वर्षा के प्रारूप को क्या करती है, डिसाइड करती है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। फिर अगला देखिए, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि अरावली में जब भारी बारिश होगी तो पहाड़ों में एक जगह पर पानी इकट्ठा होगा और ढाल के सारे आगे बढ़ेगा, और जब वो ढाल के सारे आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी नदियों का जन्म होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, वो कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मतलब आपको ट्रू स्टेटमेंट को चूज करना है। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है आपका, ए है, बी है और डी है। तो ये आपको कहाँ दिखता है, बी ऑप्शन में, करेक्ट। आ गई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग है। तो एक तरफ आपके सामने बहुत सारे अरावली के पर्वत शिखर दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको क्या मैच करनी है, ऊंचाई मैच करनी है। फिर से ध्यान रखना, वो पहले वाला तरीका देखना जिसमें सबसे ज्यादा श्योरिटी है उसको पहले मैच कर लीजिए। तो देखो, खो सबको याद रहती है 920, यानी कि आपका सी में तो हर हालत में फर्स्ट होगा। अब देखो, सी में फर्स्ट 2 जगह है, मतलब आपका आंसर ए और डी तो हो ही नहीं सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अचलगढ़ सबको याद है कितनी है, 1380, यानी कि ए में आंसर क्या होगा, 3। तो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आंसर क्या होगा, डी। तारागढ़ की कितनी है, 873, बहराज की कितनी है, 792। आ गई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, टाइम टेकिंग क्वेश्चन, जो आपका समय खाएंगे, जो आपको इरिटेट करेंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, इनको बहुत गौर से पढ़ना होता है। ये कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। बिल्कुल सही बात है। अरावली क्या है, दीवार है, किसके लिए दीवार का काम करेगी, वो थार का। वो मरुस्थल को कहेगी कि नहीं, तुमको भड़कर आगे मैदान में नहीं जाना, वहां खेती करनी है, तुम यहाँ चुपचाप बैठे रहो। तो कथन क्या है, बिल्कुल सही है।
दूसरा स्टेटमेंट है कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न, देखो हर एक शब्द पे गौर करना, अविच्छिन्न, जब भी कथन कारण के क्वेश्चन होंगे आपको हर एक क्वेश्चन पे गौर करना होगा। तो देखो बना लो अरावली, राजस्थान में ऐसे है अरावली, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि दक्षिण उत्तर पूर्व, तो अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ये तो सही है। अगला लाइन लिख रखा है अविच्छिन्न, अविच्छिन्न का मतलब होता है बिना कटी फटी, बिना कटी फटी, तो बिल्कुल सही बात है, अरावली यहाँ पे सतत है, लगातार है, कहीं भी अरावली में कट नहीं है, तो आपका कथन और दोनों कथन जो है वो क्या है, सही है। तो ए और बी दोनों कथन सही है, और बी ए की क्या करता है, आंशिक व्याख्या करता है, पूर्ण व्याख्या नहीं करता, कैसी व्याख्या करता है, आंशिक व्याख्या करता है। चले आगे, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, फिर से आ गया कथन कारण का क्वेश्चन, क्योंकि अभी ट्रेंड है, जब एग्जामिनर को कुछ नहीं सूझता ना कंपटीशन काटने के लिए, तो वो पता है क्या ले आता है, असर्शन रीजन ले आता है। जब उसे कंपटीशन काटने के लिए कुछ भी नहीं दिखता ना कि नहीं ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो, तो वो असर्शन रीजन ले आता है। अब असर्शन रीजन को देखिए, अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम है। अब ये भी भला कोई पूछने की बात है, हमने भी पढ़ा है कि अरावली का बर्थडे कब आता है, प्री कैम्बियम काल में। और जब हम टाइम फ्रेम पढ़ते हैं, भू विज्ञान सारिणी जब हम भूगोल में पढ़ते हैं, तो उसकी शुरुआत भी किससे करते हैं, प्री कैम्बियम से करते हैं। तो जब से टाइम पीरियड शुरू हो रहा है पर्वत को बनने का, उस टाइम पीरियड में प्री कैम्बियम में बर्थडे किसका आ रहा है, अरावली का आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये कैसी है, प्राचीनतम है, तो ये कथन क्या है, ट्रू है। फिर देखो, अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों में संपन्न है। अब गौर रखना, नहीं और बहुत मारते हैं। अब ये पता है जब आप एग्जाम में होंगे ना, तो कई बार है ना बेहोशी मोड में भी चले जाते हैं, तो ये अधात्विक धात्विक ही दिखता है, ये दिखता ही नहीं है, बेहोश, एकदम बेहोशी मोड में चले जाओगे आप, तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे अ को गोला कर लेना, गोला करके देखना कि नहीं भाई धात्विक खनिज ज्यादा है, तो ये क्या है, गलत है। अगला देखिए, अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का काम करती है, बिल्कुल करती है जल विभाजक का काम, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब आपको सही उत्तर का चयन करना है नीचे दिए गए कूट से, तो सही स्टेटमेंट कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़े, चले आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेरी स्पीड अभी मेरी पहली क्लास है तो इस वजह से थोड़ी कम हो सकती है, एक दो क्लास के बाद तो मैं भी स्पीड में ले जाऊंगी आपको, लेकिन अगर मेरी स्पीड थोड़ी कम रह गई है तो आज के लिए मुझे माफ़ी दे देना। चलो 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। अब आपको फिर से कौन सा स्टेटमेंट निकालना है जो गलत है, ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपन सारे के सारे। इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर है। देखो जब भी गलत सलत कथन पूछे ना, तब हमेशा नीचे से ऊपर आना, आप सुखी रहोगे, ऊपर से नीचे जाओगे जंबल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, हाँ भाई ट्रू है, मतलब तुम हमारा आंसर नहीं हो सकते। फिर ये कह रहा है कि इसका अक्षांश विस्तार राजस्थान, अक्षांश नहीं, इसका अधिकांश होगा, ये मिस प्रिंटिंग है, इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में। बिल्कुल, टोटल लंबाई कितनी है अरावली की, 692 किलोमीटर, राजस्थान में कितनी बैठी है, 550। अगर टोटल ये 100% माने तो 80% अरावली है कहाँ, राजस्थान में, और 80% का मतलब ही क्या होता है, अधिकांश विस्तार। तो अरावली का अधिकांश विस्तार है कहाँ पर, राजस्थान में, ट्रू हो गया। फिर वो कह रहा है कि इसकी कुल लंबाई 820 है, अरे भाई नहीं है 820, 692, तो गलत कौन सा हुआ ये, और इसने पूछा भी क्या है, गलत तथ्य। तो आ गई बात समझ में। अभी अपन पीछे वाले पेपर से पढ़कर आए हैं कि विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक कौन है, अरावली है। तो आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत फैली हुई है। अभी अपन पढ़े कौन सी दिशा में फैली हुई है अरावली, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इस पर अपन ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बस रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भानगढ़, वो भानगढ़ का नाम लेते ही एक बार डर लगने लग जाता है। भानगढ़ और सिरावास श्रेणियां, भानगढ़ और सिरावास श्रेणियां कौन सी अरावली में स्थित है। देखो पता है जब हरिमोहन सक्सेना राजस्थान के फिजिकल डिवीजन को डिवाइड कर रहे थे ना, तब उनको सबसे ज्यादा तकलीफ अरावली में आई थी। पता है क्यों आई थी, थार को तो कोई नहीं, वो टेम्परेचर से अलग रेन से, वर्षा 25 सेंटीमीटर वर्षा से बांट लिए थे, लेकिन अरावली ऐसा पथरीला जगह था जिसका कुछ छोर ही नहीं निकाल रहा था। तो उन्होंने पता है क्या किया, जियो टैगिंग से इमेज ली, इमेज लेकर अरावली को 3 हिस्सों में बांटा।
उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली और पश्चिम अरावली। तो जो भानगढ़ और सिरावा श्रेणियां है ना, वो किसका हिस्सा है? उत्तरी अरावली का हिस्सा है। तो आगे आपका आंसर याद रखोगे और ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अरावली की श्रेणियां इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट उत्तरी अरावली को लेकर राजस्थान और हरियाणा की सरकारों को नोटिफिकेशन भेज रही है, इसलिए हमें याद रखना होगा। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर फूट से दीजिए। मतलब आपको फिर से कथन पढ़ना है, प्रूफ जो स्टेटमेंट होगा वो बताना है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। अब आपको पता है कि भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच स्थित है ना। कभी आपने देखा है, कभी किसी किताब में भी नहीं बनाया हुआ होगा कि भोराट का पठार कैसे है। तो आज देखिए, पिक्चर पर देखिए। देखो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पिक्चर्स जो होंगी वो ज्यादा याद रहेगी। तो अगर मैं आपको कहूँ कि गोगुंदा किधर, ये देखे, सॉरी ये थोड़ा बोर्ड मैं इरेज कर देती हूँ, फिर बना के देती हूँ आपको अच्छी खासी सुंदर सी इमेज। देखो ये राजस्थान में अरावली है। राजस्थान में इस हिस्से पर मेवाड़ चट्टानी प्रदेश है और इस मेवाड़ चट्टानी प्रदेश में इधर की साइड गोगुंदा है और इधर की साइड कुंभलगढ़ है और ये जो इनका हाईएस्ट पीक है ये जरगा है। तो बेसिकली गोगुंदा से कुंभलगढ़ या कुंभलगढ़ से गोगुंदा, ये जो बीच का पठार है ये क्या कहलाता है? भोराट का पठार। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। दूसरा देखो उत्खात स्थलाकृति। देखो मैं चंबल को डाकू देवी बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ डाकू देवी? कि चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जो बदमाश पंथी के लिए एकदम फेमस है। बेसिकली नदियाँ होती है बदमाश, लेकिन चंबल जितनी बदमाश नहीं होती है। चंबल ने हर वो काम करा है जो बदमाशी के लिए परफेक्ट है और चंबल है भी डाकुओं की शरण स्थली। तो मैं कहती हूँ कि चंबल जो बेसिन है राजस्थान में, उसको बोलो ही मत चंबल नदी, उसको बोलो चंबल द डाकू देवी। तो उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति को इंग्लिश में बोलते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। बैड माने बुरी, लैंड जब आपकी लैंड क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो वो जो स्थलाकृति होती है वो क्या कहलाती है? उत्खात स्थलाकृति। कुछ नहीं होता, बेसिकली चंबल क्या करती है, जब चंबल पठारी भागों पर बहती है और पठारी भागों पर बहती बहती मैदान पर आती है, तो वो बेसिकली क्या करती है, पूरे के पूरे मैदान को डीप तक कट करती है, जिसको आप हिंदी में अवनलिका अपर्दन कहते हैं। उसकी वजह से बीहड़ बनते हैं, डांग बनते हैं और वही बीहड़ और डांग क्या कहलाते हैं? उत्खात स्थलाकृति कहलाते हैं। यही उत्खात स्थलाकृति कहाँ मिलेगी आपको? चंबल बेसिन में। बेसिकली चंबल बेसिन की पहचान ही बेडलैंड टोपोग्राफी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। फिर लिखा हुआ है कि रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो बिल्कुल सही बात है। उत्तरी अरावली का हाईएस्ट पीक सबने याद करा है, रघुनाथगढ़ है। कितना है? 1055 मीटर है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सेकंड एंड थर्ड। और वैसे भी फर्स्ट गलत है ना, तो आपका सीधा आंसर निकलता है सेकंड एंड थर्ड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। बता, इसका तो मैं अब क्या आंसर बताऊं, लगभग सबको पता है। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लेकिन देखो यहाँ गुरु शिखर नहीं है, एग्जामिनर भी होशियार है। आपको कुंभलगढ़ दे रखी है, आपको जरगा दे रखी है, आपको अचलगढ़ दे रखी है, आपको कमलनाथ दे रखी है। आई बात समझ में? अब इसका आंसर क्या होगा? अचलगढ़ कितनी है? 1380। जरगा कितनी है? 1431। कुंभलगढ़ कितनी है? कितनी होगी कुंभलगढ़? तो इन सब में सही आंसर क्या होगा? एक मिनट, शायद तक जरगा होगा। कुंभलगढ़ की ऊंचाई मुझे मिसप्लेस हो गई है, कई बार भूल जाता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, जरगा है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि इसका आंसर जरगा होना चाहिए। कुंभलगढ़ का पठार 1224 है और कुंभलगढ़ की मुझे ऊंचाई फिलहाल याद नहीं आ रही, तो मैं 1 मिनट आपको रोक देती हूँ। कई बार अपन डाटा भूल जाते हैं बेसिकली। तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि ए और बी में से कौन सा होगा, ठीक है? तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? यहाँ ध्यान रखना है कि कौन सा पठार अरावली से संबंधित नहीं है। तो देखो जो पठार अरावली से संबंधित है ना, वो कौन कौन सा है वो यही समझ लो। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। लसाड़िया जयसमंद झील के पूर्व में अत्यधिक कटाफटा क्षेत्र। लसाड़िया जयसमंद झील के उदयपुर में, जयसमंद झील के पूर्व में अत्यधिक जो कटाफटा 350 से 620 मीटर ऊंचा है वो लसाड़िया है। उड़िया का पठार जिस पर गुरु शिखर मौजूद है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर।
आई बात समझ में? भोराट का पठार, भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में कितना ऊंचा है? 12-24 मीटर ऊंचा है। तो कौन सा पठार अरावली का नहीं है? बघेलखंड नहीं है। कौन सा नहीं है? बघेलखंड नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत युग्म। अब असंगत का मतलब होता है जो सही मिलावा नहीं है। जो कैसा मिलावा नहीं है? सही मिलावा नहीं है। अब पहला ऑप्शन देखिए, बिलाली अलवर। दूसरा ऑप्शन देखिए, खो अलवर। फिर कुंभलगढ़ राजसमंद। फिर देखिए भोजागढ़ सीकर। अब देखो, बिलाली अलवर सही है, खो अलवर सही है, कुंभलगढ़ राजसमंद सही है। गलत कौन सा है? भोजागढ़ सीकर। भोजागढ़ सीकर में नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? देखो बहुत सिंपल है, जहां पे भी नदी का नाम आ जाए और पीछे बेसिन टिका हुआ होना, 100% वो मैदानी क्षेत्र होगा। कैसा होगा? मैदानी क्षेत्र। तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सीधा टिक लगाओ, पूर्वी मैदान। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस बार आपको फॉल्स स्टेटमेंट का आंसर देना है। आ गई बात समझ में? तो नीचे से बढ़ते, मैंने क्या कहा, जब भी आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखना होगा आप नीचे वाले ऑप्शन से ऊपर की तरफ जाएंगे। देखो इसने क्या लिखा है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है। अब अपन क्या पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर जो उत्तर पूर्वी मैदान है वो गंगा और यमुना के निक्षेपों से बने हैं। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। अरावली क्या है? एक वलित पर्वत श्रेणी है। दूसरा देखिए, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, बिल्कुल गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पश्चिमी बालू का मैदान, जिसको मैं थार बोलती हूँ, ये वो महिंद्रा की थार नहीं है, ये अपना ज्योग्राफी वाला थार है, महिंद्रा वालों ने कॉपी मारा है हमसे, तो वी शुड कॉपीराइट देम कि महिंद्रा वालों को अपन बोल सकते हैं कि हमारा थार वापस दीजिए हमें। तो पश्चिमी बालू का मैदान क्या कहलाता है? 33 सागर का अवशेष है, ट्रू। तो देखो जब आप नीचे से बढ़ते हो ना, एग्जामिनर का माइंडसेट होता है वो पहले 3 ऑप्शन सही लिखेगा, 4th ऑप्शन में जाके वो क्या कर देगा? गड़बड़ कर देगा। तो ये मेरी बनाई हुई एक अप्रोच है कि आप जब भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन पढ़ो जिसमें ट्रू फॉल्स पढ़ो, आप हमेशा नीचे से शुरू करो, तो आपको आंसर जल्दी आ जाता है, आपका दिमाग कंफ्यूजन में नहीं फंसता है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। अब देखो, अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको मेरी बात गौर से सुननी होगी और गौर से क्या करनी होगी? सुनकर याद रखनी होगी। अब ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से पुकारा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे। अभी सारे के सारे बता देना, मैं लास्ट में जाते हुए आपसे पूछूंगी कि 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से पुकारा है, आप मुझे बताओगे। अगला चलते हैं, अगला देखो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार ऐसे भूले भटके क्वेश्चन आ जाते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख कब का है? ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख आपको याद रखना है कौन सा टाइम का है? 625 ईस्वी। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमको तो याद नहीं होते सन। और क्यों याद करने तुमको सन? बड़े बेचारे को 2 घड़ी प्यार से देख लो। वो दबंग पिक्चर का डायलॉग तो सुना होगा ना कि सर थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। पता है क्यों लगता है प्यार से डर? क्योंकि प्यार से देखने पर चीजें याद हो जाती है। अगर इसको 2 घड़ी आपने प्यार से देख लिया तो ये 625 की इमेज आपके दिमाग में छपेगी और वहाँ एग्जाम में आपको याद आ जाएगा कि बसंतगढ़ शिलालेख कब का है? 625 ईस्वी का है। आगे चले, अब आपको याद रखना है, मैं जब भी 265 लिख दूं तब आप मुझे झटाक से कल बताएंगे कि मैडम इसका आंसर बसंतगढ़ शिलालेख है। कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आगे आपके सामने राज रूपक की रचना किस सन में की गई है? अगेन प्योरली फैक्ट है। देखो जब भी आपके सामने बेयर फैक्ट आ जाए, प्योरली फैक्ट आ जाए, तब घबराना मत। एक कोशिश करना कि आप क्वेश्चन को या उसके आंसर को या उसके सन को बहुत गौर से देखें। बहुत गौर से प्यार से देखोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में छपेगी, आपको याद होगी। और एग्जाम के टाइम कई बार पिक्चर मेमोरी काम करेगी और आपको वो चीज़ क्या हो जाएगी? याद आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1731 ईस्वी। अगला देखो, राजपूताना नाम का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले राजपूताना नाम का प्रयोग किसने किया था? सबको पता है, जॉर्ज थॉमस ने किया था। आगे बढ़े, चलो। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है ना ब्रेन क्वेश्चन है, ब्रेनली क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आने चाहिए। इनको सॉल्यूशन करने का तरीका बताऊंगी मैं, इनको ब्रेनली क्वेश्चन कहती हूँ। लोग कहते हैं कि जीके तो रटना पड़ता है, ट्रिक से याद करना पड़ता है। मैं कहूँ आज तक आपने पढ़ाई ऐसे है कि रटना पड़ता है और ट्रिक से याद करना पड़ता है।
ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है, आर्ट्स के सब्जेक्ट है, जिनके लिए समझ आवश्यक है, लेकिन वो समझ एकदम जनरलाइज अप्रोच के साथ होगी तब आपको समझ में आएगा और आपको याद होगा। और साथ ही साथ वो आपसे डिमांड करता है कि आप थोड़ा सा अपना ब्रेन भी अप्लाई करें। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैं कहती हूँ कि ये दिमाग की एक्सरसाइज है। अब देखो लिखा हुआ क्या है, मिलिट्री मेमोरियर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, किसकी रचना है? अब मिलिट्री मेमोरियर्स का मतलब होता है किसी की याद में लिखा गया है, यानी कि बेचारे जॉर्ज थॉमस भगवान को प्यारे हो गए, उसके बाद किसी ने लिखा है, मतलब जॉर्ज थॉमस खुद तो इसका कभी आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, लेकिन एक नाम एकदम अनजाना पहचाना नहीं है, अनजाना सा नाम है। तो याद रखना जब भी उसको ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन देते हैं ना, तो 3 ऑप्शन हमेशा आपको वो देंगे जो आपको लगेंगे कि यार ये तो आंसर हो ही सकता है, और अपन करके आ जाते हैं और अपन गलती करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको कोई एक ऑड सा दिखे जो एकदम दूर दूर से मिलता जुलता ही ना हो, 99% आंसर वही होता है। अगर आपको याद भी नहीं है ना, फिर भी आपको पता है कि जॉर्ज थॉमस तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उसी की याद में लिखा है। अलेक्जेंडर कनिंघम भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो पुरातत्ववेदा थे। कर्नल जेम्स टॉड, ये तो बेचारों को घोड़ों पर से घूमने की फुर्सत नहीं थी, राजस्थान का हिस्ट्री लिखने चले थे। और राइवल और जॉर्ज थॉमस तो ये क्यों लिखेगा मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस? तो इसका आंसर क्या होगा? विलियम फ्रैंकलिन। तो कई बार आप कुछ क्वेश्चन का अपना स्कोर बढ़ा सकते हो ऐसे तरीके से पेपर को सॉल्व करके। आई बात समझ में? ये तरीका सीखा आपने, अब अपन आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है। द एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ? सबको पता है, ईयर है, ये कौन सा ईयर है? 1805। अब देखो आपने 3 ईयर पढ़े, 625, 731 और अभी आपने पढ़ा है 805। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे बताइए कि 625 में आपने क्या पढ़ा, 1731 में आपने क्या पढ़ा और 1805 में आपने क्या पढ़ा। जितने अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है जिसपे अपन बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करेंगे। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस समय सामने आया? तो सबको पता है 1 नवंबर 1956। 1 टिक क्वेश्चन है ये, तो 1 टिक में हो जाने वाला क्वेश्चन है। जो इसको गलत करके आए भाई फिर वो तैयारी ना करे। आगे चलते हैं। नहीं, मेरा डीमोटिवेट करने का उद्देश्य नहीं है, पर मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरह की गलतियाँ करें तो आप फिर थोड़ा अपने आप को अंदर से टटोलेंगे, नहीं भाई पढ़ने का ज़रूरत है। चलो अगला देखते हैं। अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? देखो गोलार्ध पूछा है इसने, हेमिस्फेयर, यानी कि आप कौन से हेमिस्फेयर में आते हो, कौन से गोलार्ध में आते हो। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम बना लेना चाहिए। तो देखो ये आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जो भी है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। आई बात समझ में? जो 0 डिग्री से नीचे है वो कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। आ गई बात समझ में? अब ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर के जो आगे की तरफ है वो है पूर्वी गोलार्ध, और जो 0 डिग्री के पश्चिम की ओर है वो क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। अब आपको एक बात पता है कि राजस्थान से होकर गुजरती है कर्क रेखा, यानी कि हम 23.5 पर रहेंगे। राजस्थान के अक्षांश कहाँ से शुरू होते हैं? 23.3 से, मतलब यहाँ पर है हम 23.3 पर है, और यहाँ से कौन गुजर रहा है? एक और 69 डिग्री 30 मिनट की देशांतर रेखा भी गुजर रही है। तो 69 डिग्री 30 मिनट की देशांतर रेखा और 23.3 जहां पर भी खुद को काटती है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध है। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तरी और पूर्वी। ऐसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाकर ढंग से जैसे अभी समझाया है वैसे सॉल्व करना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। अब देखो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है। बेसिकली क्या किया गया है, 69 डिग्री 69.30 से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट में से माइनस किया गया है। देशांतर में से किसको माइनस किया गया है? 23 डिग्री 3 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट को माइनस किया गया, और इसको माइनस करके क्या निकाला गया है? आंसर निकाला गया है। इस क्वेश्चन का आंसर, एक 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर और एक 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट बॉक्स में करके देंगे, क्योंकि ये इतने इजी क्वेश्चन है कि मैं उपेक्षा करती हूँ कि आप थोड़ा प्रयास करें। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हाँ, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है, मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान के बीच में से होकर कौन सी अक्षांश रेखा
गुजर रही है। इस क्वेश्चन को अपन लास्ट में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। 34 भी अपन लास्ट में देखेंगे। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर रेखा, इसको भी बाद में देखेंगे। देखो अपन 34 और 35 नंबर क्वेश्चन को क्या देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक साथ याद करनी क्या है, जरूरी है। इसलिए मैं आपको जाते वक्त क्लास में बताते हुए जाऊंगी, क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी ठीक है, ज्यादा तो नहीं कह सकते पर थोड़ी ठीक है। चलो, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो देखो, जो भी राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला होगा ना, वहां पे सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों एक साथ पहले ही होंगे। जहाँ सूर्य पहले उदय होगा, सूर्य वहीं पहले क्या होगा, अस्त होगा। तो यहाँ इसका आंसर होगा धौलपुर। क्या होगा इसका आंसर? धौलपुर। आगे चलते हैं। 37, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल कितनी लंबाई है? इत्तूसी है, इत्तूसी 26 किलोमीटर मात्र। कितनी है? 26 किलोमीटर, इससे ज्यादा लंबी नहीं है। 26 किलोमीटर, वो भी बांसवाड़ा में ज्यादा लंबी है। ये देखो, ये देखो, ये डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा है। ये 25 किलोमीटर पड़ी है बांसवाड़ा में और 1 किलोमीटर पड़ी है डूंगरपुर में। टोटल मिला दोगे कितनी हो जाएगी? 26 किलोमीटर। तो जब मैं कभी ऑफलाइन बैच में पढ़ाती हूँ तो मैं पूछती हूँ, बताओ यार कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो ऐसे ही कहता है, इतनी सी है मैडम, 26 किलोमीटर है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, 38, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में पड़ता है? अब देखो, एक बेसिक सी बात है, हम 23.5 डिग्री पर है। 23.5 डिग्री पर हमारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। ये डूंगरपुर है अपना और ये अपना क्या है? बांसवाड़ा है। इससे अपन जितना तिरछा जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे सन मान लेते हैं, तो यहाँ से जितना जो उत्तर में होएगा उस पर किरणों का तिरछापन क्या होगा? उतना ही ज्यादा। तो सबसे उत्तर में कौन है? गंगानगर है। तो किरणों का तिरछापन किस जिले में पड़ेगा सबसे ज्यादा? गंगानगर में। आगे चले। चलो, पता ही नहीं चला, देखते देखते 38 क्वेश्चन हो गए। 39, राजस्थान में सबसे लंबा दिन कौन सा होगा? अरे भाई, जो भारत का, विश्व का सबसे लंबा दिन होगा वही तो राजस्थान का होगा। कोई राजस्थान की ज्योग्राफी में मंगल ग्रह से थोड़ी ना उठा के लाई हूँ। तो आंसर क्या होगा? आने वाला है, देखो 21 जून, जिस दिन से हम लॉन्च कर रहे हैं उसी दिन से 21 जून। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राजस्थान का सबसे छोटा दिन और 21 जून को राजस्थान का सबसे बड़ा दिन। अगर भारत और विश्व पूछे तो भी यही आंसर होगा। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, समय नहीं खराब करते हैं, क्योंकि परीक्षा के बीच की ये जो घड़ियां ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो समय बहुत कीमती है बेसिकली। अब देखो, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच सूर्योदय का अंतर। देखो, ऐसे क्वेश्चन है ना, मुझे बड़े ऐसे लगता है ये क्यों ही पूछ रहे हैं। तो देखो, आपको मुझे किस किस क्वेश्चन का आंसर बताना है। 25 का बताना है, 33 का बताना है और 41 का बताना है। इतनी मेहनत तो थोड़ी बहुत आपको भी करनी पड़ेगी मुझे आंसर बताने के लिए। तो 41 का भी सही आंसर आप मुझे बताएंगे और आपको मैसेज का रिप्लाई जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको फिर से पेशेंस से क्या करना होगा, याद करना होगा। ये क्या पूछ रहा है कि थार मरुस्थल के संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं है। फिर से हमें नहीं पर क्या लगाना होगा, गोला लगाना होगा। देखो, यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। ट्रू, सही बात है ये बिल्कुल। आप सहारा चले जाएं, गोबी चले जाएं, तकला माकन चले जाएं, चाहे संसार के किसी भी गर्म मरुस्थल में चले जाएं, उतनी आबादी नहीं मिलेगी जितनी कहाँ मिलेगी, थार में मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर अब हमें प्रेशर में याद ही नहीं आया अगर कि इसका ढाल उत्तर से पश्चिम दक्षिण पूर्व की ओर है। मान लो कि अगर आपको प्रेशर में इसका ढाल याद नहीं आए तो क्या करो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा? नहीं। अगला स्टेटमेंट पढ़ो। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? बबूल, फोग, ढोकड़ा, केर यहाँ के प्रमुख वर्ड है। बिल्कुल सही है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखो, यहाँ की जलवायु शुष्क एवं अत्यधिक विषम है। यहाँ की जलवायु क्या है? शुष्क और अत्यधिक विषम है। हाँ बिल्कुल, एरिड है क्लाइमेट यहाँ का, और एक्सट्रीमली डिफरेंट है। विषम का मतलब कई तो आप बहुत ज़्यादा क्या देखते हो, गर्मी 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका टेम्परेचर जा रहा है, और कई बार आप सर्दियों में ये देखते हो कि आप 0 पर भी जा रहे हो। और कई बार तो ऐसा हुआ है, 2009 का याद है मुझे, -2 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया था। तो जब ऐसी कंडीशन होती है उसे विषम जलवायु परिस्थितियाँ कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। कई बार बारिश आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है कि बाढ़ आ रही है बाड़मेर में भी, कवास क्षेत्र में, और कई बार बारिश ऐसी हो रही है कि आपके सूखा पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशंस को एक्सट्रीम कंडीशन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, ट्रू। बाजरा, मोठ और गवार यहाँ की प्रमुख फसलें, ये भी क्या है, सही है। अब ये आपसे कह रहा है कि असत्य कथनों का सही कूट है।
अब इसमें से बाजरा, मोठ और गवार तो सही है, ये शायद तक थोड़ी गड़बड़ हो रखी है, इसमें मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन के अंदर। ये ए, डी और ई सही है। छोड़ो इस क्वेश्चन को, आंसर इस क्वेश्चन के आंसर को। ये कह रहे हैं बी तो देखो गलत होगा ही होगा। फिर ये कह रहे हैं बबूल फोकड़ा कैर यहाँ के प्रमुख वृक्ष, ये वाला स्टेटमेंट भी ये रॉन्ग बता रहे हैं। चलो कोई नहीं, इसको गोला करते हैं, लास्ट में देखेंगे। लास्ट में हमको 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, और आपको बताना है 25 और 33 का, मैं आपको बताऊंगी 34 और 35 का, क्योंकि वो एक साथ याद रखने होंगे आपको, 34 और 35 वैसे मुझे याद रहता है। अब ये तो आपको बताइए राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, जल्दी जल्दी से इसका आंसर सबको ही पता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है, आपके पहले ऑप्शन में ही पड़ा है, इतना इजी क्वेश्चन है। 869 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, समय नहीं खराब करते हैं। राजस्थान के निम्न में से कौन से प्राकृतिक भूभाग गोंडवाना लैंड के अवशेष है? ये भी बहुत ईजी भाग है, इजी क्वेश्चन है। दो ही ऐसे भाग है जो गोंडवाना लैंड के हैं, एक तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। तो आपका आंसर क्या होगा? ए और डी। इस पर भी समय नहीं खराब करते, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इजीएस्ट, आप भी मत गलत करके आना। राज्य के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक लगती है? ये तो पता है, जब से जीके पढ़ना शुरू करते हैं ना तब से याद रहता है कि किस से सबसे ज्यादा सीमा लगती है। तो बताइए किससे सबसे ज्यादा लगती है? जैसलमेर से सबसे ज्यादा लगती है सीमा। आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। हाँ, ये मत सोच लेना कि अब अनूपगढ़ नया जिला बन गया है तो जैसलमेर कम हो जाएगा या ज्यादा, जैसलमेर मैक्सिमम पर फिक्स रहेगा। गंगानगर देखेगा अपना हिसाब किताब कि उससे कितनी जाएगी, फिलहाल के लिए ये फिक्स है कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा जैसलमेर के पास है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सीमा कौन से राज्य से सर्वाधिक लगती है? तो कौन से राज्य से सर्वाधिक लगती है? अब देखो, इसके साथ एक चीज याद रखना, आपको किलोमीटर याद होने चाहिए। पंजाब से तो सबसे कम लगती है, कितनी? 89 किलोमीटर। यूपी से कितनी लगती है? लगभग 877 किलोमीटर यूपी से लगती है। ठीक है, गुजरात से लगती है 10-22 किलोमीटर। मैक्सिमम हमारी किससे लगती है? एमपी से लगती है। मैक्सिमम किससे लगती है? एमपी से। और मजे की बात देखो, मुझे एमपी के किलोमीटर अभी याद नहीं आ रहे, बाकी सबके क्या हो गए मुझे याद आ गए, कल परसों तक मैं आपको बता दूंगी। हाँ, लगभग 1600 किलोमीटर याद आ गई, देखो 1600 किलोमीटर। आगे चलते हैं। अब राजस्थान की सीमा का स्पर्श करने वाले पाकिस्तान के जिलों की संख्या है। सबको पता है पाकिस्तान के वो जिले जो राजस्थान के टच करते हैं वो संख्या में कितने हैं? 9। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। देखो, इसको याद करना क्यों जरूरी है? पाकिस्तान के ये 9 के 9 जिले बदमाशी में फर्स्ट है। और पता है ये क्या करते हैं? राजस्थान की तरफ हेरोइन की तस्करी करते हैं और बीएसएफ वालों को परेशान करते हैं, इसलिए एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन को देखें। राजस्थान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से गलती नहीं मिलती है? ये मिस प्रिंटिंग हो जाती है कई बार, बेचारा टाइपिस्ट भी तो आदमी है, इंसान से ही गलती होती है। तो राजस्थान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से मिलती है? तो आपको भी पता है, ये तो आपका हाथ है, 5। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सीमा किस भारतीय राज्य से सबसे कम लगती है? अभी बताया था 89 किलोमीटर के साथ पंजाब के साथ हम सबसे कम चिपके हुए हैं। अगली बात समझ में? आगे चलते हैं। अगला, पंजाब की सीमा पर राज्य के कौन से जिले स्थित है? तो अब पंजाब पर तो आप सबको पता है कहाँ जाकर बेचारा मारवाड़ी आदमी दम तोड़ देता है, गंगानगर, हनुमानगढ़ भरे पड़े हैं पंजाबी, लैंग्वेज भी वही है पंजाबी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 50 से आगे। अगला 51, हनुमानगढ़ की सीमा किन 2 राज्यों से लगती है? तो हनुमानगढ़ की किससे लगेगी? एक तो आपकी लगेगी हरियाणा से और एक आपकी लगेगी पंजाब से। इजीएस्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे कम लगती है? मतलब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा जिला है राजस्थान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सबसे कम चिपका हुआ है। बताओ आंसर क्या होगा? बीकानेर, हमारा प्यारा बीकानेर, यही कम बॉर्डर लगाता है। लेकिन अब गंगानगर से हटकर अलग होकर अनूपगढ़ लग गया है, तो हो सकता है कि ये फैक्ट बदले। जब भी बदलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे। चलो आगे चलते। 168 किलोमीटर लगती है, इतना याद रखना। वैसे ये वाले फैक्ट आप सब लोगों को मुझसे ज़्यादा याद रहे होंगे। आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है? मतलब आपको बताना होगा कि ऐसे कौन से हैं जो 2-2 से लगाते हैं। तो जल्दी से बताओ कितना है? 4। ऐसे कितने हैं? 4। और वो 4 पता है कौन कौन से हैं? वो आप ढूंढ के बताना मुझे, ये आपका होमवर्क है कि वो 4 कौन कौन से हैं जो 2-2 जिलों से 2-2 राज्यों से लगाते हैं। अगला देखो, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? अब पाली और नागौर दोनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा लगाता है पाली,
फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर हाईएस्ट कौन है? नागौर। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर मॉडिफाइड भी कर सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का दूसरा जिला कौन सा है, और तब पाली और नागौर दोनों ऑप्शन में होना, तब किसको प्रायोरिटी देकर आनी है आपको? नागौर को। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन को देखें। 55 नंबर क्वेश्चन देखो, प्योरली फैक्ट है। प्योरली फैक्ट है कि राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य के सबसे छोटे जिले से कितना गुना बड़ा है? 11 दूनी 22। ऐसे ही याद किया था मैंने, मुझे याद नहीं होता था ये, तो इसकी ये मैंने ट्रिक लगा ली। मैंने कहा धौलपुर के हिसाब से देख ले तो, अरे सॉरी गलती हो गई, 12.66 है, याद रखना कितना है? 12.66। तो इस फैक्ट को याद रखना। ये कई बार ऐसे कोर फैक्ट होता है जो एग्जामिनर दे देता है देखने के लिए कि आप फैक्ट घोटने में कितने अच्छे हो। तो इसको याद रखना कि राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य यानी कि जैसलमेर, और सबसे छोटा राज्य यानी कि धौलपुर, मतलब जैसलमेर धौलपुर से कितने गुना बड़ा है? कितने गुना बड़ा है? 12.66 गुना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताओ, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। आगे अगला क्वेश्चन, 1949 में राजस्थान गठन के समय जिलों की संख्या, इंपॉर्टेंट आएगा पेपर में, छपने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अब राजस्थान में जिलों की संख्या बदली है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपसे पूछे कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय, उसके बाद 1949 में, 1947 के बाद 1949 में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? अच्छे से याद करके जाना, स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेना। कितने थे? 25। कितने थे? 25। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेना या कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लेना, पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है। आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, प्रतापगढ़ जिले के निर्माण के लिए कौन सी कमेटी? अब देखो, मुझे भी नहीं पता कि प्रतापगढ़ जिले के निर्माण के लिए गठित कमेटी कौन सी थी, लेकिन हमने सर्च करा। अगर ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे तो पहली बात घबराना मत, और अगर नहीं आए तो छोड़ आना। अभी तो हम आपको आंसर बता रहे हैं और उसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्यों? क्योंकि राम लुभाया कमेटी ने बहुत सारे जिले बनाने की सिफारिश की है, और प्रतापगढ़ भी जिला बनाया, तो कोई ना कोई कमेटी बनी होगी ना, तो आपको उस कमेटी का नाम याद रखना है। इस कमेटी का आंसर है परमेश चंद्र कमेटी। देखो, दो ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत क्रूशियल है, जो अब एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक इससे पहले वाला जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है कि 1949 में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 25। और एक ये कि जो प्रतापगढ़ बनता है उसके निर्माण के लिए कौन सी कमेटी बैठी थी, तो याद कर लेना, प्रतापगढ़ में परमेश चंद्र कमेटी। हो गई? आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का भूगोल पुस्तक किसने लिखी है? वीसी मिश्रा। कब लिखी थी? 1968 में। ये सबसे पहले राजस्थान का फिजिकल डिवीजन करने वाले व्यक्ति थे वीसी मिश्रा। इन्होंने 7 भागों में बांटा था पूरे के पूरे राजस्थान के भौतिक विभागों को। आई बात समझ में? लेकिन इसके साथ आपको एक बुक का नाम और याद रखना है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। ये किसने लिखी है? तो याद रखना, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल लिखने वाले हैं हरिमोहन सक्सेना और तिवारी, और ये लिखी कब है? 1994 के अंदर। ये बुक भी आपको याद रखनी होगी। और एक जो भी ईओआरओ के अंदर एक अजीब सा क्वेश्चन आया था, ईओआरओ का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर उन्होंने पूछा कि राजस्थान में भौतिक विभागों की संख्या कितनी, और उसका आंसर था 12। अब वो कहाँ से लाए? वो लाए रामलोचन सिंह की बुक से। किसकी किताब से उठाकर लाए थे? रामलोचन सिंह जी। तो रामलोचन सिंह जी ने भी रीजनल ज्योग्राफी पर बुक्स, रीजनल ज्योग्राफी, इंडियाज रीजनल ज्योग्राफी करके एक बुक लिखी है। उसके अंदर उन्होंने राजस्थान को 12 लघु भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो इसलिए कई बार बेसिक से क्वेश्चन उठ जाते हैं, तो ये बेसिक से उठे हुए क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है रामलोचन सिंह। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट आदमी है रामलोचन सिंह। वैसे जब भी सर ये चाहेंगे कि मैं फुल फ्लैश सब्जेक्टिव मोड में पढ़ाऊँ इन 40 दिनों के बाद, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एग्जामिनर कहाँ का आपको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछ सकता है। आगे बढ़े, चलो 59 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, राजस्थान में मरुस्थल लगभग कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? देखो, पहली तो बात ये कंट्रोवर्शियल है, किताबों की लड़ाई है। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार इसका आंसर अलग होगा, और जो जनरल ज्योग्राफर्स है उनके अनुसार आंसर होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पर रिट भी लगती है, लेकिन जो आंसर गवर्नमेंट ने माना है ना, वो ये है। अगर आप जाकर बुक भी देखेंगे ना हरिमोहन सक्सेना और की, तो उसमें पहले ऑप्शन को भी क्या माना गया है? सही माना गया है। तो हम किसका मानेंगे? हम सरकार का आंसर मानेंगे। सरकार कहती है कि इसका आंसर कितना है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। देखो,
जब आप तैयारी करते हो ना, उसी वक्त आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल होंगे और उन पर रिट लगेगी। क्यों? क्योंकि तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में ये तय कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ताकि हमारे कम बेसी के चक्कर में फाइनल सिलेक्शन ना रुक जाए। ये इतना जजमेंट भी आपको तैयारी करते वक्त लेना है। इसलिए कंपटीशन की तैयारी करना महाभारत के युद्ध लड़ने के बराबर है। बस आपका सारथ ही अच्छा होना चाहिए, श्री कृष्ण जैसा, तो फिर काम हो जाता है। इतना सोचना पड़ेगा आपको। अब देखो, राजस्थान में मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? 12। अभी तक तो 12 है, नए अपडेट आएगा तब बता देंगे कितनी होगी। तो डरने की जरूरत नहीं, अभी भी कितने? 12 है, जिसमें से 6 पूरे मरुस्थलीय हैं और 6 अर्ध मरुस्थलीय हैं, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर हैं, ये जो है वो कंप्लीट डेजर्ट है। और बाकी बचे हुए 6 जो है वो कैसे हैं? अर्ध मरुस्थलीय, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जालोर, पाली। आगे बढ़ता है। अब देखो, चंबल बेसिन मुख्यतः किन जिलों में फैला हुआ है? अब कहाँ फैला होगा चंबल बेसिन? मुख्यतः किन जिलों में फैला हुआ है? कोटा में भी फैला हुआ है चंबल बेसिन, सवाई माधोपुर में भी फैला हुआ है, बूंदी में भी फैला हुआ है। आंसर क्या होगा? ऑल। अभी एक बात समझ में, बेसिकली राजस्थान में जहाँ पे भी ऑल ऑप्शन दिखता है ना, वहाँ ज्यादातर आंसर क्या होता है? ऑल। लेकिन कई बार एग्जामिनर अगर मूड में होना काटने के, तो फिर वो ऑल वाले आंसर को करेक्ट मत करना, लेकिन जनरलाइज फॉर्मेट में यही है। अगला देखो, 64, हाँ 63 है क्या? अच्छा 63, ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्वीन ऑफ डांग, डांग की रानी किसको कहते हैं? करौली को। याद रखना, क्वीन ऑफ डांग किसको कहते हैं? करौली को। इजी क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। 64, राजस्थान में मुख्यतः बीहड़ प्रभावित जिले कौन से हैं? तो बीहड़ प्रभावित जिले कौन से होंगे राजस्थान के अंदर? अब देखो, कोटा भी ऑप्शन में दे रखा है, सवाई माधोपुर भी ऑप्शन में दे रखा है, धौलपुर भी ऑप्शन में दे रखा है, और आपको ऑप्शन में और क्या दे रखा है? उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या लगाओगे? ये कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार, क्योंकि हम पढ़ते आते हैं कि सवाई माधोपुर और धौलपुर बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। अब आपके पास कौन है एक्स्ट्रा में? कोटा। फंसा दिया ना, पर फंसना नहीं है। सवाई माधोपुर दोनों दे रखे हैं और कोटा भी दे रखा है, तो आप आंसर क्या लगा के आओगे? ऑल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ अरे एक रह गया, 65। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट लगाना। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, देखो जो इलाके ज्योग्राफिकली पिछड़ जाते हैं ना, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करने पड़ते हैं? प्रयास। बिल्कुल वैसे ही जो बच्चे थोड़े से पढ़ने में कमजोर होते हैं, टीचर के पुश के द्वारा वो अच्छे नंबर ले आते हैं, वैसे ही डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में ज्योग्राफी कमजोर पड़ जाती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी नहीं होती, तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से उन जिलों को एड देकर इकोनॉमिकली लिफ्ट करना पड़ता है, आर्थिक रूप से ऊपर उठाना पड़ता है। ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? याद रखना, एग्जाम में आएगा, 1994 से 1995 के तक। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे 625 कब होता है, 1731 कब पढ़ा था हमने, 1805 कब पढ़ा था, और एक और ऐड हो गया है 1994 और 1995। आगे बात समझ में? अब आगे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, माही बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले शामिल है? अब इसका भी आंसर आप सबको पता है, ऑल। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। समय नहीं खराब करते, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस जिले का प्राचीन नाम काठल है? अरे देखो एक बात ध्यान रखना, माही को है ना आदिवासी लैंग्वेज के अंदर प्रतापगढ़ में काठल बोला जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। आखिर तो आदिवासियों की भी तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना लैंग्वेज को। अब आ जाता है बाणगंगा बेसिन। देखो फिर बेसिन आ गया है। बाणगंगा बेसिन किन जिलों में फैला हुआ है? जयपुर, दौसा, भरतपुर, ऑल। बाणगंगा बेसिन तीनों जगह पर है। बाणगंगा जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, दौसा भरतपुर में बहती हुई यमुना में मिल जाती है, तो आंसर उपयुक्त सभी होगा। इंपॉर्टेंट, याद रखोगे, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला, लाल बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो लाल बलुआ पत्थर कहाँ मिलेगा? देखो रेड सैंडस्टोन इस बार इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर में यहीं से गया है, राजस्थान से ही गया है, राजस्थान के धौलपुर से गया है। कहाँ से गया है? धौलपुर से। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर के बाहर जो पत्थर लगाए हैं वो यही सैंडस्टोन लगाए हैं, और सारे के सारे कहाँ से गए हैं? धौलपुर से। तो आप याद रखोगे कि लाल बलुआ पत्थर आपको कहाँ मिलेगा? धौलपुर में मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन, दक्कन लावा पठार किन जिलों में विस्तृत है? देखो हाड़ौती का जो भाग होता है ना, हाड़ौती के भाग को अपन दो भागों में बांटते हैं। हाड़ौती के पठार को एक बोलते हैं विंध्यन कगार भूमि, दूसरा बोलते हैं दक्कन लावा पठार। तो दक्कन लावा पठार पर कोटा, बूंदी, बारा तीनों स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सरी। जनरल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़िया का पठार, पहला ही आंसर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1360 मीटर। आगे बात समझ में, याद रखोगे। क्यों याद रखोगे? क्योंकि राजस्थान का
हाईएस्ट पठार है, सबसे ऊंचा पठार है उठिया, जिसके सारे ही सारे कौन आगे बढ़ा हुआ है, गुरु शिखर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किन जिलों में विस्तृत है? फिर से दक्षिण पूर्वी पठारी जिलों में कौन कौन है? कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। इन इजीएस्ट क्वेश्चन पर मुझे रुकने की जरूरत नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको आगे ले जा रही हूँ। अगला देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कितना प्रतिशत है? तो इस कितना प्रतिशत है? 6.89। अब ये भी कंट्रोवर्सी की जगह है। पता है क्यों कंट्रोवर्सी की जगह है? राजस्थान बोर्ड की बुक्स उठा के देखना, वो इसको 9% लिख देते हैं। अभी फिर करेक्शन होके आया, फिर 7% लिख दिया। फाइनल उन्होंने क्या करा है? 6.89% करा है। तो फाइनल यही याद रखोगे, 6.89% पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे, विंध्यन कगार भूमि किन जिलों में विस्तृत है? तो देखो अभी एक डायग्राम देखो आप, ये देखो एमपी है, ये राजस्थान है, इधर की तरफ आपका एमपी है, जिसको मालवा का पठार, मालवा के पठार पर ही एमपी है, इधर से विंध्यन शुरू होती है। तो जहां जहां राजस्थान में विंध्यन के पर्वत शिखर पड़े हैं, उसी को बोलते हैं विंध्यन कगार। ये डायग्राम आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, किसी भी बाजार से बुक खरीद के ले आना, नहीं देखने को मिलेगा। बाकी बचा हुआ सारा हिस्सा दक्कन का पठार है। तो विंध्यन कगार भूमि किस किस में मिलेगी? करौली में भी मिलेगी, सवाई माधोपुर में भी मिलेगी, धौलपुर में भी मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आबू का पठार की ऊंचाई कितनी है? कितनी आबू के पठार की ऊंचाई? 1200 मीटर। याद रखनी है, उड़िया की 1360 है, आबू की 1200 मीटर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, 692 किलोमीटर। आगे चलते हैं। अगला, अरे नहीं सॉरी, अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? सॉरी मेरे वाली मिस्टेक हो गई। अच्छा ठीक है, अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? अरावली की राजस्थान में लंबाई सबको पता है कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। चले आगे। अब राजस्थान में अरावली का विस्तार मुख्यतः कितने जिलों में? 13। कितने जिलों में? 13। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जो इस साल आपको याद रखनी है। अरावली के जो ये 13 जिले हैं ना, इनको योजना प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजना प्रदेश। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से भौतिक भूभाग को योजना प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया है? किसको घोषित किया गया है? अरावली को। आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? रघुनाथगढ़। कितनी है? 1055 मीटर। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन से आगे। अब देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो आप सबको पता है थार का परसेंटेज है 60% लगभग, और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। तो आंसर क्या होगा? 40%। कुछ बुक्स में इसको 39.84% भी लिखा हुआ है, जो कि लगभग बराबर है किसके? 40% के। आगे चलते हैं। राजस्थान में वनस्पति रहित क्षेत्रफल कौन सा है? ये वनस्पति रहित क्षेत्र होगा। राजस्थान में वनस्पति रहित क्षेत्र है सम। पूरे के पूरे बालू का स्तूप है वहां पे। सम के जो धोरे हैं वो राजस्थान में कैसा है? वनस्पति रहित क्षेत्र है। आगे चलते हैं। लाठी सीरीज किस जिले में स्थित है? तो देखो, लाठी सीरीज आपके जैसलमेर में है, और इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, वहां पे अवसादी चट्टानें हैं। उन अवसादी चट्टानों में कुछ जगहों पर तो तेल इकट्ठा हो रखा है, और कुछ जगहों पे पानी इकट्ठा हो रखा है। जहां पानी इकट्ठा हो रखा है वही क्या कहलाता है? लाठी सीरीज। कहाँ स्थित है ये? जैसलमेर में। मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक की जो पूरी अवसादी चट्टानें हैं, वो अपने अंदर क्या होल्ड करके रखती है? पानी को छुपा के रखती है। बाहर होगा तो सब पी लेंगे ना, तो अंदर छुपा दिया उसने, कहा खोदो और पी लो। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मरु विकास कार्यक्रम। तो मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? याद रखोगे 1977 से 1978 के बीच में। देखो, दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। 1994 एंड 1995 में आपका डांग विकास कार्यक्रम चल रहा है, जो आप याद रखोगे। फिर आप याद रखोगे 1977 और 1978 में आपका मरु विकास कार्यक्रम चल रहा है। देखो, कुछ जैसे कुछ स्टूडेंट टीचर के फेवरेट होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर फेवरेट होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनर फेवरेट होते हैं। ये फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं। तो अब जो एग्जामिनर का फेवरेट हो, उसे तो याद करके जाना ही पड़ेगा। अगली बात समझ में? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 84,
बनावट संरचना के आधार पर मरुस्थल कितने प्रकार का होता है? बनावट संरचना के आधार पर मरुस्थल 3 प्रकार का होता है। अब बता सकते हो 3 कौन से हैं? वही सेम, इर्ग, हमादा और इर्ग, हमादा और एक और है रे। ये 3 प्रकार का मरुस्थल होता है बनावट के आधार पर। चले आगे। अगला, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं? 58.50% पर। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कंप्लीट थार को आप 100% मान लो तो कितने परसेंट एरिया पर बालू का स्तूप है? तो कितने परसेंट एरिया पर है? 58.50%। और कितने परसेंट एरिया पर नहीं है? तो 41.50 पर नहीं है। यहाँ पे सैंड ड्यून्स नहीं है, ये आपका पूरा पथरीला मरुस्थल है। तो वही है पोखरण और फलोदी और बालोतरा वाला। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिलों में पाए जाते हैं? सर्वाधिक बालू का स्तूप जोधपुर, पाली, जालोर। हाँ, तो सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं चूरू में। कहाँ मिलते हैं? चूरू के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखोगे। अब देखो, मैं आप इस चीज को आपको रटने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो, बालू का स्तूप बनाने के लिए हवाएं आती है यूं, और इन सभी हवाओं को ठहराव जहां मिलता है ना, वो जिला है चूरू। इसीलिए चूरू में क्या मिल जाता है आपको? मैक्सिमम बालू का स्तूप। क्योंकि बालू का स्तूप के लिए आपको गर्म हवा चाहिएगी, महीन रेत के कण चाहिएंगे और अवरोध चाहिएंगे। तो ये सारी की सारी हवाएं जहां पर जाकर एक बार मिलकर ठहरती है ना, वो जगह चूरू है। इसलिए मैक्सिमम बालू का स्तूप आपको कौन से जिले में मिलेंगे? चूरू में मिलेंगे। आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक रण क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? जैसलमेर में। अभी आपको मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि जब भी ज्योग्राफी के अंदर जहां कहीं भी मरुस्थल में 2 बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमियों में ऊपर से बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हमेशा पलाया बनेगा। लेकिन दुखदाई बात यह है कि राजस्थान के मारवाड़ी लोग ये नहीं समझते कि पलाया क्या होता है। वो इन्हें अपनी लैंग्वेज में जैसलमेर में क्या बोलते थे? रन। ऐसे जैसलमेर में बहुत सारे रन है। फॉर एग्जाम्पल पोखरण रन है। आप अगर पोखरण पर तो आशापुरा माता को देखकर आते हैं, लेकिन आप इंटीरियर ऑफ पोखरण पर जाएंगे तो आपको नमक का एकदम बेहतरीन धरातल दिखेगा। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी भी। आगे चले। आगे देखो, सर्वाधिक खड़ीन कृषि करने वाला राज्य का जिला कौन सा है? जैसलमेर है। अब देखो, रन और खड़ीन में डिफरेंस होता है। कोई बता ही नहीं पाता कि रन और खड़ीन में क्या डिफरेंस है। देखो, रन जो होती है ना, वो प्राकृतिक होती है। जब ऊपर से पानी आएगा और नीचे बालू का स्तूपों की मध्य भूमियों में क्या जम जाएगा? पानी जम जाएगा। लेकिन खड़ीन मैन मेड, कृत्रिम होती है। बारिश के पानी को जैसलमेर के क्षेत्रों में 3 ओर से रोक दिया जाता है और क्या बना दी जाती है? खड़ीन। तो अगर इस आप में से कुछ विद्यार्थियों की इच्छा है कि वो भविष्य में राजस्थान प्रशासनिक सेवा का भी एग्जाम दे, और वहां पे आपको इतना ज्यादा क्या होना चाहिए? क्लियर कट होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठे हैं, वहां पे भी आपको पूछ ले कि बताइए भाई साहब, आप परीक्षा पास करके आए हैं, बताइए रन और खड़ीन में क्या डिफरेंस होता है? तो रन प्राकृतिक होती है और खड़ीन मैन मेड, कृत्रिम होती है। किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ, ना कोई इतना गहनता से पढ़ता है कि वो आपको क्या बता दे, डिफरेंस बता दे। क्योंकि मैंने स्वतः ही इतना पेन लेके पढ़ा है तो मैं आपको बताने में क्या हूँ, सक्षम हूँ। तो याद रखो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि मध्य अरावली का मुख्य विस्तार किस जिले में? तो मध्य अरावली का मुख्य विस्तार कौन से जिले में होगा? अजमेर में। सबसे ज्यादा अजमेर जो है वो पूरा का पूरा किस पर स्थित है? मध्य अरावली पर स्थित है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो, जब तारागढ़ और गोरमजी दोनों ऑप्शन में मौजूद हो तब हम किसको प्रायोरिटी दे देंगे? गोरमजी को। कितनी ऊंची है? 934 मीटर। कितनी ऊंची है? 934 मीटर। आगे चले। अगला देखो, बरदर्रा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, बरदर्रा पाली में स्थित है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट ये है कि बरदर्रा 2 जगहों को जोड़ता है। पाली को ब्यावर अजमेर से जोड़ता है। और अब आप गौर फरमाना कि आपका ब्यावर जो है वो क्या बन गया है? जिला। तो ये क्वेश्चन 100% मॉडिफाइड होकर आपको एग्जाम में दिखेगा। आपको पूछेंगे कि पाली को ब्यावर से जोड़ने वाला मध्य अरावली का दर्रा कौन सा है? बर। या ये पूछ सकते हैं कि बर कहाँ स्थित है? पाली में। या ये भी पूछ सकते हैं कि बर किसको जोड़ता है? पाली को ब्यावर से जोड़ता है। आगे चले। चलो, अगला क्वेश्चन 92, दक्षिण अरावली मुख्यतः किन जिलों में विस्तृत है? तो दक्षिण अरावली मुख्यतः किन जिलों में फैली हुई है? तो मुख्यतः किस जिलों में फैली हुई है? उदयपुर में। 2 ऑप्शन में उदयपुर है बेसिकली, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा? उदयपुर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन,
दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? देखिए बताओ, गुरु शिखर। वैसे भी जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है वही किसकी सर्वोच्च चोटी होगी? दक्षिणी अरावली की। तो बस कंफ्यूज करने की बात है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आंसर क्या लगाना? गुरु शिखर। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नाल कौन सी है? फुलवारी की नाल। बहुत सुना होगा ना नाम आपने फुलवारी की नाल का। मैं छोटी थी तब मैंने देख भी रखी है फुलवारी की नाल। तो याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नाल कौन सी है? फुलवारी की नाल है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है। देखो अब क्या हो रहा है कि थोड़ा पेपर में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल रहा है, तो नए नए क्वेश्चन भी आपको पेपर में अभी देखने को मिलते हैं, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, चलो 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में स्थित है। अब मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो जब मैं मेंस लिख रही थी ना, तो 10 नंबर में एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में अरावली जो है वो सांस्कृतिक विभाजन है। तब मैं उस आंसर को ऐसे लिख के आई थी कि जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ है ना, वही राजस्थान अरावली इसी के माध्यम से किसका काम करती है? सांस्कृतिक विभाजन का। क्यों? क्योंकि मेरवाड़ा की पहाड़ियों के ठीक उस तरफ मारवाड़ का मैदान है और ठीक इस तरफ मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां वो डिस्टिंक्ट एकदम अलग कर रही है मारवाड़ के मैदान को और मेवाड़ के पठार को। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना होगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? अजमेर में। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देश हरो किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है देश हरो? भीलवाड़ा, उदयपुर, टोक, राजसमंद। तो उदयपुर में पता है बहुत हरियाली है अरावली की पहाड़ियों पर, तो जो हरियाली नुमा जगह है ना, उसी को क्या बोल देते हैं? देश हरो बोल देते हैं। आगे चले 96 से। अगला, अरावली विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? देखो आप 94 में कौन सा पढ़े थे? 95 में कौन सा पढ़े थे? डांग विकास कार्यक्रम। आप 1977-78 में कौन सा पढ़े थे? मरु विकास कार्यक्रम। अब आप किसको पढ़ रहे हो? अरावली विकास कार्यक्रम को। कब शुरू हुआ है? 1974-75 में। और ये तीनों विकास कार्यक्रम कल आते से मैंने पूछने और है आपसे। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार किन जिलों में? ऑल, अलवर में भी है, भरतपुर में भी है, जयपुर में भी है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग आता है? तो राजस्थान के, ये पूछ रहा है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग आता है? 23%। कितना आता है राजस्थान का? 23%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, और मुझे आपको 34, 33 और 34 एक साथ अभी याद कराने, और जो क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको कहा है वो आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि वो मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है जो मुझे आपको ढूंढ कर मुझे बताने होंगे। अगला देखिए, थोड़ी मेहनत मैं करूँ, थोड़ी मेहनत आप करो, दोनों नाव खींचेंगे तो काम हो जाएगा। देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। कौन कौन से? ऊपर से आगे बढ़ते हैं। बनास बाणगंगा बेसिन, फिर चंबल के मैदान, चंबल बेसिन, और फिर तीसरा मध्य माही के मैदान। तो बेसिकली पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितने भाग है? 3 ही भाग है, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल के मैदान और मध्य माही बेसिन। अब मैं आपको 33 और 34 नंबर क्वेश्चन को वापस बता रही हूँ, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ याद करने जरूरी है। तो अपन पहुंच जाते हैं अभी, और जो जो चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट याद करने को बोली है, आप उससे मुझे कल जब भी मैं दोबारा आपसे मिलूंगी तब मैं पहले आपसे वो पूछूंगी और आप लोग मुझे बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। वरना तो देख लेना, फिर मैं तो बताऊंगी लेकिन फिर भी यही सिस्टम है कि आप रोज रोज पढ़े, निरंतर पढ़े, जैसा आए वैसा रोज रिवाइज करें, ताकि क्या हो जाए कुछ चीजें। हाँ, 35 और इससे पहले 34। देखो, मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर एक साथ याद रखना है। मध्यवर्ती अक्षांश है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब राजस्थान के बीचों बीच से गुजर रहा है, बीचों बीच से गुजर रहा है। वो कौन है? 27 डिग्री। अब इससे अगला भी आपको यही याद रखना है कि मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी है? 74 डिग्री है। तो अब देखो, ऐसे याद रखोगे, ये देशांतर रेखा है 74 डिग्री, सबसे बीच में से होके गुजर रही है। और ऐसे याद रखोगे 27 डिग्री, ये अक्षांश है, बीच का अक्षांश है, और ये बीच का क्या है? देशांतर है। अब देखो, इसको याद करना भी बहुत आसान है। 27 डिग्री अक्षांश को याद रखना, फिर यहाँ पे किसको याद कर लेना? 74 डिग्री देशांतर को। तो इसी के साथ आज का आपका रिवीजन क्या हो रहा है? आज का आपका क्या हो गया? सेशन
क्वेश्चन आंसर सेशन का पहला जो सीरीज था वो क्या होता है आपका, समाप्त होता है। अब कल मैं आशा करती हूँ कि तो कल मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जो मैंने आज बताया है वो उसको थोड़ा सा रिवाइज और करके आएंगे, और जो मैं पूछना चाहती हूँ उसका आप मुझे क्या देंगे, सही से उत्तर देंगे। तो हम कल वापस मिलेंगे, और जो आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने आपको कहा है 625, 1731, 1805 जो आपको याद करने ज़रूरी है, मरु विकास कार्यक्रम, डांग विकास कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम, कल ये आपको याद होने चाहिए। आते से पहले मुझे वो बता देना, फिर अपन अगली क्लास शुरू करेंगे। तो थैंक यू आज के लिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब NBC क्लासेस। बाय।